अच्छा बेटा, ये आप पेपर देख रहे हैं आगा खान यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड 2012 का है। ये सितंबर का पेपर। ये हमारे पास जो कंटेंट्स मौजूद हैं आगा खान के हवाले से फ़िज़िक्स में, ये अभी तक का लास्ट पेपर है जो कि हमारे पास मौजूद है, जिसको हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं आगा खान के हवाले से। तो इसके MCQs आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ रिकॉर्डिंग भी मैं कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वीकेंड के ऊपर ये लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएंगे आपके इंशाल्लाह। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये स्क्रीन पे आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेंडुलम, इसमें से कौन सा पेंडुलम ऐसा है जिसका टाइम पीरियड जो है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसका टाइम पीरियड मैक्सिमम। आप ये जानते हैं कि मैथ से इंडिपेंडेंट होता है, तो मैथ कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टाइम पीरियड ओनली डिपेंड्स अपॉन द लेंथ। मोर लेंथ मोर वुड बी द टाइम पीरियड। जितनी ज़्यादा लंबा होगा पेंडुलम की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही देर में वापस पहुंचेगा, यानी कि उसका टाइम उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही स्लो मूव करेगा। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम लेंथ। तो इन सब में 40, 50, 60, 70, 80 में मैक्सिमम लेंथ किसकी है, 80 की है। तो योर आंसर वुड बी 80। तो पेंडुलम डी जो होगा ऑप्शन, वो आपके पास सबसे स्लो मूव कर रहा होगा और उसका टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा होगा। अगला देखिए बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल द वेलोसिटी ऑफ वेव, एक वेव की वेलोसिटी जो है वो क्या हो, वेव बी ग्रेटर, क्या होनी चाहिए। इनमें से कौन सी वेव की वेलोसिटी आपको मैक्सिमम या ग्रेटर दिखाई देगी बाकी तमाम से। मसलन इसमें पहला केस क्या कह रहे हैं, इसमें पहला केस जो आपसे कहा जा रहा है, इसमें जो फर्स्ट केस आपसे कह रहे हैं वो आपसे कह रहे हैं 6 वेव्स हैं आर जनरेटेड इन 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 6 वेव्स जनरेट हो रही हैं, 6 वेव्स हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ वेव बी ग्रेटर, वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, f लैम्डा। दूसरा क्या कह रहे हैं, 5 वेव्स इन 2 सेकेंड्स। अगर आपके पास 5 वेव्स जनरेट हो रही हैं कितनी देर में, 2 सेकेंड्स में। 5 वेव्स इन 2 सेकेंड्स, तो 6 फ्रीक्वेंसी कितनी निकलेगी, यानी कि 6 वेव्स 1 सेकेंड। 5 वेव्स इन 2 सेकेंड्स का मतलब क्या हो गया कि 5 वेव्स हैं इन 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पे अगर तुम फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो वो कितनी आएगी, 5 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे क्या है, 10 वेव्स इन 2 सेकेंड्स, 10 वेव्स हैं कितनी सेकेंड्स में, 2 सेकेंड में। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आ जाएगा हर्ट्ज। और लास्ट है 15 वेव्स जनरेटेड इन 4 सेकेंड्स। 15 वेव्स जो हैं वो कितने सेकंड में जनरेट हो रही हैं, 4 सेकंड में। तो आपने ये बताना है कि कौन सी वेव की वेलोसिटी जो है ना वो ग्रेटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल द वेलोसिटी ऑफ द वेव बी ग्रेटर। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी के रिलेटिवली इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 6, इसकी सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी आ रही है 5/2 यानी कि 2.5। सेकंड वाले की कितनी आ रही है, 2.5। थर्ड वाले की कितनी आ रही है, 5। इसकी आ रही है 6।
और फोर्थ वाले की 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 4 3 ज़ा 12 13 14.5, यानी कि इसकी कितनी आ रही है 3.5। तो फ्रीक्वेंसी के रिलेटिवली देखें ना कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी आएगी आपके पास, ए की। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी आएगी, ए की। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं ना, तो वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि जब मैं वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दैट रिमेन्स द सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का वर्ड यूज किया है ना क्वेश्चन में इन्होंने, ये रॉन्ग है, गलत है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जैसे जैसे मैं किसी वेव, अब एक वेव है उसकी ये फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, अब अगर मैं इस वेव की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा, अब मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है, तो आप देखेंगे इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या है, जब मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूँ तो वेवलेंथ खुद ब खुद क्या हो जाती है, रिड्यूस। तो इस वजह से जो इनका प्रोडक्ट रहता है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी के बजाय इनको यहाँ पे क्या चीज़ देनी चाहिए थी, इनको यहाँ फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी रिमेन्स द सेम, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो चीज़ चेंज होगी वो क्या होगी, वो फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी नहीं कहलाती, इनको यहाँ पे वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी मेंशन करनी। अगर ये फ्रीक्वेंसी मेंशन करें उसके रिलेटिवली आंसर क्या होगा, ए। तो ये क्वेश्चन बेसिकली रॉन्ग है। इस क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी के बजाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव बी ग्रेटर मार्क करना चाहिए था वाइब्रेटर के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एम्बिगियस है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। इफ़ 60 वेव्स आर जनरेटेड इन 10 सेकेंड, अगर 60 वेव्स जो हैं वो 10 सेकेंड में जनरेट हो रही, तो बताइए टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड क्या होता है, वेव्स इन 1 सेकेंड। टाइम पीरियड क्या होता है, एक सेकेंड में कितनी, सॉरी, एक वेव का जो टाइम होगा, टाइम पीरियड आपके पास क्या कहलाएगा, व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इज द टाइम फॉर वन वेव। एक वेव, एक साइकिल कितनी देर में मुकम्मल हो रहा है, कितने सेकंड से मुकम्मल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। तो अब आप ये बताइए कि 60 वेव्स कितनी देर में मुकम्मल हो रही है, 10 सेकंड में। 60 वेव्स जो हैं वो कंप्लीट हो रही है कितनी देर में, 10 सेकंड्स। तो अब आप ये बताइए कि 60 वेव्स अगर 10 सेकंड में आ रही है, तो वन वेव जो होगी, अगर मैं यूनिटरी मेथड अप्लाई करूं, तो वन वेव बराबर होगी 10 डिवाइडेड बाय 60 सेकंड्स। इसका मतलब क्या है कि एक वेव जो है वो कितनी देर में कितना टाइम ले रही है, 1/6 सेकंड्स ले रही है। तो इसका मतलब क्या है, एक वेव का आपके पास टाइम आ गया, तो टाइम फॉर अ सिंगल वेव इज कॉल्ड द टाइम पीरियड, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो इसका मतलब क्या है कि 1/6 सेकंड्स इज द टाइम पीरियड ऑफ दैट वेव। तो 1/6 यानी कि 10/60 सेकंड या 1/6 सेकंड्स इज द टाइम पीरियड ऑफ दैट वेव। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10/60 सेकंड्स। बात समझ में आ रही है। तो ये 10/60 सेकंड्स इज द टाइम पीरियड ऑफ दैट, इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस वेव, यानी कि एक वेव इतनी देर में क्या हो रही होगी, मुकम्मल होगी। अगर आपसे ये कहता कि भाई आप इस फ्रीक्वेंसी भी बताओ कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो टाइम पीरियड जो 10/60 ये टाइम पीरियड आ रहा है ना, ये वाली चीज़ जो आ रही है ये क्या चीज़ होगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी 60/10 हर्ट्ज। लेकिन यहाँ पे सेकंड नहीं आता, यहाँ पे क्या आता, हर्ट्ज आता। तो याद रखें कि इफ़ यू नो द टाइम पीरियड यू कैन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, इफ़ यू नो द फ्रीक्वेंसी यू कैन कैलकुलेट द, बिकॉज बोथ आर रेसिप्रोकल टू वन अनदर, एक दूसरे के उल्टे होते। तो फिर से सुनिए कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड इज द टाइम नीडेड, टाइम पीरियड बेसिकली व्हाट इज इट, इज द टाइम नीडेड टू कंप्लीट अ सिंगल साइकिल। एक साइकिल, एक वेव में
कितनी देर लगेगी, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सही, तो वो 10/60 के बराबर होगा यूनिटरी मेथड से मेरे पास 60 वेव 10 सेकेंड्स में, तो 1 वेव जो होगी वो 10/60 के यानी कि 1/6 सेकेंड्स आ जाए। अगला देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेव्स इज यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स इस्तेमाल करते हैं टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन स्पेस। आपको बताया था एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में मौजूद होते हैं और एक दूसरे से अगर उनको बातचीत करनी होती है तो वो अपने हेलमेट को एक दूसरे से टकरा के बात करते हैं, तो साउंड वेव्स जो होती है वो प्रोपगेट करती है। लेकिन हेलमेट को जब आप इंटैक्ट करेंगे, एक हेलमेट को दूसरे एस्ट्रोनॉट जब अपने हेलमेट को जोड़ता है, ये पहला एस्ट्रोनॉट है, ये दूसरा एस्ट्रोनॉट है, जब ये अपने हेलमेट आपस में जोड़ेंगे देन दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। बट इफ 2 एस्ट्रोनॉट्स इनसाइड द स्पेस आर देयर, अगर 2 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस के अंदर मौजूद हैं एंड दीज 2 एस्ट्रोनॉट्स आर फार फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर हैं, तो बताइए अगर एक बंदे को दूसरे से बात करनी है तो फिर वो साउंड वेव्स में तो बात कर ही नहीं सकते, फिर उनको कौन सी वेव से बात करनी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। कौन सी वेव से बात करनी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि स्पेस में ओनली ईएम वेव्स कैन बी ट्रैवल्ड। लाइट के थ्रू तो बात ही नहीं करते, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं होती क्योंकि दूर हैं। कंप्रेशन और लॉन्गिट्यूडनल के लिए आपके पास मीडियम नीडेड है, इसलिए कंप्रेशन में भी क्या चीज़ नीडेड है, मीडियम नीडेड है। तो यहाँ पे ये दोनों ही मीडियम्स स्पेस में नहीं होते। अगर ये सर नहीं जोड़े हुए हैं, दूर हैं, तो उनके लिए बेस्ट वेव कौन सी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वाई, बिकॉज इट ट्रैवल विदाउट मीडियम। अगर इफ मीडियम इज नॉट देयर, if there is no medium, even these waves can travel. So if astronauts are communicating with each other in the space, the only mean by which they can do that task is only the electromagnetic waves. Next देखें, which of the following diagram represents, इसमें से कौन सी डायग्राम रिप्रेजेंट करेगी करेक्ट फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बताइए, परपेंडिकुलर लाइट अगर फॉल कर रही है तो इसको परपेंडिकुलरली ही ऐसे अंदर चले विदाउट डिफ्लेक्शन और बाहर निकल जाना चाहिए। आपको पता है परपेंडिकुलर विद नो डिफ्लेक्शन, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी, हाई होगी स्पीड लाइट की, यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, तो ऐसे ट्रैवल करना चाहिए। लेकिन इसकी डायरेक्शन चूँकि इन्होंने ऑपोजिट बना दी है, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, अब पहली बीम यहाँ पे स्ट्राइक की, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। जब ग्लास में एंटर होंगे आप तो देखिए ये विदाउट डिफ्लेक्शन ट्रैवल कर रही है, तो जब आप ग्लास में एंटर होंगे तो लाइट मस्ट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल बिकॉज दिस मीडियम इज अ डेंसर मीडियम, ये इसको नॉर्मल की तरफ झुक जाना चाहिए। यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो ये भी मुमकिन नहीं है। अच्छा, डी को देखिए अगर आप, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है। नाउ द लाइट रे बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट रही है। एंगल आर एंगल आई से ज्यादा है, एंगल आर इज मोर देन एंगल आई, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। ये उस वक्त हो सकता है जब ये रेयर हो, ऊपर डेंसर हो, जबकि ऊपर मीडियम क्या है आपके पास है, रेयर है, और नीचे क्या है, डेंसर है, तो ये कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। तो अब बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है। नाउ लाइट बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इज मोर देन द रिफ्रैक्टेड एंगल, तो ये चीज़ जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। तो आपके पास रिफ्रैक्शन जो है वो सी के ऊपर परफॉर्म हो रही है। ठीक है बेटा, तो अगला देखिए, देखिए भाई इसमें क्या कह रहा है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, यूज्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, देखिए दो तरह की माइक्रोस्कोप जो है वो कितनी तरह की थी, दो तरह की थी। याद कीजिए कौन कौन सी। पहली माइक्रोस्कोप जो थी वो सिंपल थी और दूसरी जो थी वो क्या थी, कंपाउंड थी। दोनों में फ़र्क क्या था,
सिंपल में एक लेंस था सिर्फ और सिर्फ, सिंगल लेंस। कंपाउंड के अंदर आपके पास डबल लेंस इस्तेमाल हो रहे थे, 2 लेंसेस थे, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस होने का मतलब क्या है कि एक सिंगल लेंस होता था, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन इट्स फोकल लेंथ, यहाँ पे रख देते थे ऑब्जेक्ट को, पहली बीम यहाँ से स्ट्राइक करके फोकस से पास हो जाती थी और दूसरी यहाँ से पास होती थी, इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते थे, तो इस वर्चुअली मैग्नीफाइड इमेजेस फॉर्म। ये क्या होती थी, वर्चुअल होती थी इमेज और मैग्नीफाइड होती थी और इरेक्ट होती थी, सीधी होती थी, सेम साइज के ऊपर बन रही। ये किस पे आपके पास था, ये सिंपल माइक्रोस्कोप। जबकि 2 लेंसेस के लिए आपके पास एक लेंस से इमेज बनती थी, फिर दूसरा लेंस उसको मैग्नीफाई करता था। तो बताइए, डबल कॉन्वेक्स लेंस इज यूज एज सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन ऑब्जेक्ट, बताओ ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया जाता है, विद इन इट्स फोकल लेंथ, फोकस के अंदर। तो बिटवीन एफ, ये ओ ऑप्टिकल सेंटर होता है ना, तो बिटवीन एफ एंड ओ, ये तो ठीक है। ऑन एफ गलत है, ऑन एफ तो नहीं रखा है, तो विद इन एफ एंड ओ लिखा है, बिटवीन एफ टू एफ, और ये भी नहीं। तो वर्चुअल इमेज सिर्फ और सिर्फ कहाँ बनेगी, विद इन फोकल लेंथ और बिटवीन एफ एंड ओ। तो अगला देखिए, अच्छा बेटे, अब यहां पे देखें, इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर, अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो उसकी पावर क्या होगी। तो आप जानते हैं कि फोकल लेंथ और पावर के दरमियान जो रिलेशन निकाला जाता है, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, व्हाइल फोकल लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स। व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर। तो फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, 10 मल्टीप्लाई बाय सेंटी किसके बराबर होता है, 10 की पावर -2 मीटर्स। इसको अगर इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये +1 और -2 क्या हो जाएगा, 10 की पावर -1 मीटर्स, ठीक है। ये फोकल लेंथ आ गई। अब 10 की पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1/10 मीटर्स, और 1/10 मीटर 0.1 मीटर्स आ गया, सही, ये आ गई फोकल लेंथ। बताइए पावर ऑफ लेंस कैसे निकालूंगा, P = 1/f, तो 1/f विच इज मेजर्ड इन मीटर 0.1, ठीक है। और जब मैं इसको 0.1 को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, 10। तो पावर ऑफ लेंस जो होगी वो 10 डायोप्टर बन जाएगी, 10D बनेगी, ठीक है। इसकी पावर ऑफ लेंस क्या होगी, 10 डायोप्टर, यानी कि 10 सेंटीमीटर की पावर ऑफ लेंस कितनी होगी, 10 डायोप्टर। यानी कि जितनी फोकल लेंथ आ रही है 10 के ऊपर, उतनी ही उसकी सेंटीमीटर्स में, उतनी ही उसकी डायोप्टर में पावर ये नहीं होगी। अल्लाह अकबर। अगला देखिए भाई, अगले में क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला, इसमें से कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए, फाइंड द पावर। अगर मुझे पावर ऑफ लेंस मालूम करनी है तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला, वेयर P and Q and F आर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस। इमेज डिस्टेंस, इसमें से P ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, Q इमेज डिस्टेंस है, और F जो है वो फोकल लेंथ रिस्पेक्टिवली, मेजर्ड इन, जबकि फोकल लेंथ को मेजर किया जा रहा है किस चीज़ में, मीटर में। तो बताओ, अगर मुझे पावर ऑफ लेंस मालूम करनी है तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होगा, 1/f, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/f। 1/p भी नहीं होगा, 1/q भी नहीं होगा, 1/p + q भी नहीं होगा, तो 1/f। जो ऊपर फॉर्मूला यूज़ किया है वही फॉर्मूला इन्होंने नीचे पूछ लिया है कि क्या, ठीक है बेटे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा कंपोनेंट ऑफ सर्किट, सर्किट का कौन सा कंपोनेंट विल टेंड टू ब्लॉक, कोशिश करेगा किस चीज की, ब्लॉक करने की, द डायरेक्ट करंट। इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करेगा, रोकेगा, आगे बढ़ने से रोक रहा होगा, एंड अलाउ, और अलाउ कर देगा द ऑल्टरनेटिंग करंट टू फ्लो, ऑल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करा देगा और डायरेक्ट करंट को क्या कर देगा, रोकेगा। अब देखो यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसको अगर आप समझने की कोशिश करें। अब जरा देखें,
बैटरी, बैटरी तो सोर्स होती है, बैटरी कभी भी करंट के फ्लो को ब्लॉक तो नहीं करेगी ना, स्टॉप तो नहीं करेगी, तो बैटरी तो नहीं हो सकती। रेजिस्टर, देखो भाई ये रेजिस्टेंस है, अब जरा खुद समझना, रेजिस्टेंस मैंने लगाई है, डायरेक्ट करंट पे भी लगा रहा हूं और ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर ले भाई, रेजिस्टेंस को मैंने अप्लाई किया कौन से करंट के ऊपर, ऑल्टरनेटिंग करंट पे, और रेजिस्टेंस को मैंने अप्लाई किया डायरेक्ट करंट के ऊपर। ठीक है, ये डायरेक्ट करंट है, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये ऑल्टरनेटिंग करंट। ये बताइए रेजिस्टेंस को जब मैं ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर अप्लाई, रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्ट करंट जो होता है उसके फ्लो को ब्लॉक करेगी, रेजिस्ट करेगी, रेजिस्ट कर रही है। आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट, यानी कि जो बैटरी लगी हुई है आपके पास, ये बैटरी है, यानी कि डायरेक्ट डीसी है, डायरेक्ट करंट है ये। बताइए जो करंट इसमें से फ्लो कर रहा होगा, रेजिस्टेंस उसको रेजिस्ट करेगी, तो बताइए डायरेक्ट करंट को क्या करे, ब्लॉक करे। तो ये वाली चीज तो समझ में आ रही है कि डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर रहा है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर जो है वो डायरेक्ट करंट को क्या करता है, ब्लॉक करता है। ये वाली चीज तो ठीक हो गई। अब दूसरी चीज देखो, एंड, और दूसरा भी कंडीशन क्या है, एंड अलाउ एंड अलाउ द फ्लो। अब यहां पे बताइए कि जो रेजिस्टेंस है वो ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा कि करंट एक दफा ऐसे फ्लो करेगा, एक दफा उसका उल्टा फ्लो करेगा। तो बताइए जो ऑल्टरनेटिंग करंट होगा उसमें जब करंट फॉरवर्ड जा रहा होगा तो रेजिस्टेंस की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट, बैकवर्ड होगी, और जब ये बैकवर्ड आएगा तो रेजिस्टेंस की डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड। तो बताइए ऑल्टरनेटिंग करंट में भी रेजिस्टेंस क्या कर रहा होगा, ब्लॉक कर रहा होगा, क्योंकि करंट, इफ करंट इज मूविंग इन द फॉरवर्ड, the alternating current the resistance block the flow of current in the forward, so the resistance block the forward current, and when the alternating current is moving backward, the resistance block the motion of backward, and that direction should be the forward। तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट करंट में भी क्या कर रहा होगा, ब्लॉक कर रहा होगा, और ऑल्टरनेटिंग करंट को भी क्या कर रहा होगा, ब्लॉक कर रहा होगा। तो बताओ दोनों को ब्लॉक कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस आर जो है वो नहीं हो सकता। सही। अच्छा, इंडक्टर आपने पढ़ा नहीं है तो इंडक्टर को छोड़ दें, कैपेसिटर आपने पढ़ रखा है। अब कैपेसिटर को देखो, अगर मैं किसी कैपेसिटर को किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स, डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दूं, ये कैपेसिटर है, बताइए इसका सर्किट क्या हुआ है, बीच में से ब्रेक हुआ है। ये सर्किट जो है वो बीच में से क्या है, टूटा हुआ है, ब्रेक है। होगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करना शुरू करेगी शुरू में, और जब इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, लेट्स सपोज कि ये 5 वोल्ट है, जब प्लेट का पोटेंशियल 5 वोल्ट आ जाएगा तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। जब करंट का फ्लो ब्लॉक हो गया तो इसका मतलब क्या है कि जो कैपेसिटर है सी, इसने एक्ट किया एज अ रेजिस्टर, यानी कि करंट को क्या कर दिया, इसने ब्लॉक कर दिया, स्टॉप कर दिया, फ्लो नहीं, बिल्कुल जो काम रेजिस्टेंस ने यहां पे किया था, जो काम रेजिस्टेंस ने यहां पे किया था वही काम यहां पे कौन कर रहा है, कैपेसिटर कर रहा है। किसमें, डीसी सोर्स में। तो भाई एक चीज तो समझ में आ गई कि कैपेसिटर जो है वो डायरेक्ट करंट के अंदर करंट के फ्लो को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। ठीक हो गया ये। अब हम इसी कैपेसिटर को ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर चेक करेंगे। अब बताओ ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा कि जब ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा, जब करंट यू फ्लो करेगा तो ये पूरा प्लेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और ये प्लेट कौन सी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली। करंट यू फ्लो करेगा, एमीटर आपको करंट को क्या करेगा, शो कर रहा होगा एमीटर, लेकिन अगले ही लम्हे ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, टर्मिनल चेंज होंगे ऑल्टरनेटिंग करंट में। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये इस नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या करने लगेंगे, फ्लो करने लगेंगे, और ये नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ फ्लो करने लगेंगे। फिर अगले ही लम्हे ये नेगेटिव, जब ये फ्लो करने लगेंगे तो ये नेगेटिव चार्जेस नीचे आएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और ये नेगेटिव जो होगा वो क्या बन जाएगा, यानी कि इधर से ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर दोबारा से ये ऑल्टरनेटिंग करंट अपने टर्मिनल्स को चेंज करेगा। तो यानी कि अगर मेरे पास सोर्स एसी है, ये याद रखिएगा,
अगर मेरे पास सोर्स में क्या दे रहा हूं कैपेसिटर को, AC दे रहा हूं, तो कैपेसिटर के अंदर चार्जेस जो है वो कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल तौर पर क्या करते रहेंगे, फ्लो करते रहेंगे। यानी कि कैपेसिटर जो होता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए फ्लो ऑफ चार्जेस का बाइस बनता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा करंट को वो क्या कराएगा, फ्लो कराएगा। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट अपने टर्मिनल्स को चेंज करता रहेगा और कैपेसिटर जो होगा वो उसके रिलेटिवली क्या करता रहेगा, चार्ज और डिस्चार्ज मुस्तकिल तौर पे क्या होता रहेगा। जब वो चार्ज और डिस्चार्ज होता रहेगा तो करंट का फ्लो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मुस्तकिल तौर पे करंट फ्लो होता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अलाउ करंट टू फ्लो, ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर फ्लो अलाउ कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटर इज द बेस्ट आंसर फॉर दैट प्रॉब्लम। तो दोबारा से समझिए कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस which acts as a resistor on DC source and acts as a good conductor. Act as a flow कराने का मतलब क्या है कि good conductor के तौर पे act करेगा when we are placing it on a AC source. तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा आपके पास, D होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है आपका वो जरा देखिए। अगला सवाल जो है वो है व्हाट इज द रीडिंग, क्या रीडिंग होगी ऑन वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आनी चाहिए इन द गिवन सर्किट। इस पूरे सर्किट में वोल्ट मीटर मुझे क्या रिजल्ट दे रहा होगा, मैंने मालूम करना। समझ में आ रही बात? अब ये बताइए कि ये जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी यहाँ पर, वोल्ट मीटर ये बेसिकली वोल्टेज क्या होगा, कंबाइन वोल्टेज होगा ऑफ सर्किट, कंबाइन वोल्टेज ऑफ सर्किट। इस पूरे सर्किट का कंबाइन वोल्टेज होगा, या फिर मैं इसको कह सकता हूं कंबाइन वोल्टेज ऑफ सर्किट कह सकता हूं, या कंबाइन वोल्टेज ऑफ बैटरी भी कह सकता हूं। जो बैटरी आपने लगाई है इसी बैटरी का वोल्टेज ले लो तो भी वही है, और पूरे सर्किट का वोल्टेज ले लो तो भी सही है। जब भी कोई सीरीज या पैरेलल, आप सबसे पहले देखिए तो ये सीरीज रेजिस्टेंस का केस है। तो सबसे पहले हम कंबाइन करंट कितना है, आई की वैल्यू 2 एम्पियर। क्या मुझे कंबाइन रेजिस्टेंस पता है? नहीं, तो हम मालूम कर लेंगे। तो बताइए सीरीज में कंबाइन रेजिस्टेंस क्या होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बताइए कंबाइन रेजिस्टेंस क्या है, 2 प्लस 2, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 8 ओम आ जाएगा। यानी कि इन सब की जो कंबाइंड रेजिस्टेंस R आ रही है वो कितने ओम्स आ रही है, 8 ओम्स। तो बताओ कंबाइंड रेजिस्टेंस R आपको पता लग गया जो कि कितने ओम्स आ गई, 8 ओम्स आ गई। अब आपके पास अगर कंबाइंड करंट पता है, बैटरी से कितना करंट निकला, 2 एम्पियर, यहां से कितना निकला था, 2 एम्पियर, टोटल रेजिस्टेंस 8 ओम। तो बताइए वोल्टेज V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, आई आर। आई कितना है 2 और R कितना है, रेजिस्टेंस कितनी आपने कैलकुलेट की 8, तो 2 8 16 वोल्ट जो है वो क्या होगी आपके पास टोटल वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। ये यहाँ पे जो बैटरी मेंशन कर रही होगी वो कितनी मेंशन कर रही होगी, 16 वोल्ट। अभी बताइए 16 वोल्ट यहाँ से चला है तो हर एक के ऊपर डिफरेंट वैल्यू ड्रॉप करेगा। जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप भी क्या आएगा, ज़्यादा, और जिसकी कम। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई V1 निकाल के दिखाओ कि पहले रेजिस्टेंस पे कितनी ड्रॉप हो रही, तो V1 इज इक्वल टू I1 R1 के बराबर होगा। I1 क्या है, इसमें से गुजरने वाला करंट, तो करंट तो सब में से सेम गुजरेगा, एक ही पाथ है, एक ही रास्ता है। तो बताइए पहले वाले में से अगर मैं इसमें से मालूम करना चाह रहा हूँ R1 में से, तो V1 ये क्या है 2 और मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस कितनी है 2, तो 2 2 का कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। 16 में से 4 वोल्ट इसके ऊपर अपेयर हो रहा है। अगर मैं V2 निकालता हूँ तो I2 R2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, I2 कितना है 2 और R2 कितना है 4, तो 2 4 8 वोल्ट अपेयर होगा कौन से, यानी कि इसके ऊपर कितने वोल्ट अपेयर हो रहा होगा 8, इस पे कितना हो रहा होगा 2 वोल्ट, और 8 और 2 10 हो गए, बचा कितना, सॉरी मैं कुछ गलत कर दिया, 16 है ना बेटा,
V1 इज इक्वल टू I1 R1, तो 4 वोल्ट आ गया। I2 किसके बराबर है और R2 4 के बराबर है, तो 8 हो गया। अब 4 और 8 12 हुआ, तो V3 जो है 16 करने के लिए V3 कितना होना चाहिए, 4 वोल्ट होना चाहिए। यानी कि आप देखें पहले रेजिस्टर पे 4 वोल्ट, दूसरे पे 8 और तीसरे पे 4, तो जब तीनों को ऐड करोगे तो 16 आ जाएगा आपके पास। 8 वोल्ट ज़्यादा ड्रॉप क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। आपको बताना क्या था कि ये वाला वोल्ट मीटर कितना शो कर रहा होगा, तो ये कितना शो करेगा, 16। तो आंसर क्या होगा इसका, 12। समझ गए भाई। अगला देखिए। हाँ बेटा, कोई क्वेश्चन हो तो कर लीजिए। अच्छा भाई, सर अगर ऐसा हो सकता है कि जब इस बैटरी से 16 वोल्ट करंट निकला है, वोल्टेज अप्लाई किया है, करंट जो है वो 2 एम्पेयर निकला बैटरी से, वोल्टेज कितना अप्लाई किया गया है, 16 वोल्ट। जो 16 वोल्ट बैटरी वोल्टेज अप्लाई कर रही है वो हर एक रेजिस्टर पे डिफरेंटली ड्रॉप होगी, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, करंट सेम रहता है। तो आप इस केस के अंदर करंट को सेम रखेंगे और पोटेंशियल को ड्रॉप करेंगे, तो आपने सबका ड्रॉप करके पोटेंशियल भी निकाल लिया। मैंने जो वैल्यूज़ आपको सॉल्व करके बताई थी वो पूछी नहीं गई थी यहाँ पर, मैंने पूरे का पूरा सर्किट अलहदा से आपको सॉल्व करके दिखा दिया था, ताकि आपको पता रहे कि हम सर्किट को सॉल्व कैसे करते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ पूछा था कि कंबाइन वोल्टेज, यहाँ वाला वोल्ट जो है, ये वाला वोल्ट कितना होगा, सिर्फ ये बताओ, ये आपसे पूछा गया, ये आपने बता दिया। चले आगे चलिए। अगला जो है वो क्या कह रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग बल्ब्स, ये बल्ब्स दिए हुए B1 B2 B3 और B4, ये 4 बल्ब दिए, आर नॉट ग्लो, ये जल नहीं रहे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग बल्ब्स विल नॉट ग्लो इफ रिमूव बल्ब। ये बताइए इसमें से कौन सा बल्ब ऐसा है जिसको अगर मैं रिमूव करूं, B1 B2 B3 B4 में से, कि रिमूव करने से कोई भी बल्ब ना जले। कोई एक बल्ब बताइए, मसलन करके देखते हैं। B1 को रिमूव कर देते हैं, लो भाई B1 हटा दिया मैंने। जब मैं B1 को रिमूव करूंगा तो यहां से जो सर्किट होगा तुम्हारा, जो सर्किट होगा वो यहां पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब ये बताइए कि यहां से जो नेगेटिव टर्मिनल है, क्या उसको नेगेटिव पोटेंशियल यहां से प्रोवाइड कर सकेंगे आप, नहीं। आपने अगर इस बल्ब को यहां से रिमूव कर दिया तो नेगेटिव पोटेंशियल इसको नहीं मिलेगा। अच्छा, हम ना शुरू से करके देखते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। सबसे पहले मैं B1 रिमूव करूंगा, तो देखिए इसमें B1 क्या है, ये है। जब मैं B1 रिमूव करता हूं तो देखिए यहां पे क्या हो जाता है, एम्प्टी बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि करंट यहां से चलेगा, यहां पे 2 पाथ मिलेंगे, एक इस तरफ चला जाएगा, एक इस तरफ आएगा। देखिए यहां पे इसे पॉजिटिव पोटेंशियल तो मिलेगा, क्या नेगेटिव पोटेंशियल इस बल्ब के नेगेटिव साइड पे, यहां से नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, ये नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा है, ये नेगेटिव वाला पार्ट यहां से आने के बाद यहां से निकाल दिया ना बल्ब। अभी बताइए जब मैं यहां से बल्ब निकाल दूंगा तो ये वाला नेगेटिव यहां तक आके रह जाएगा, क्या ये नेगेटिव इस नेगेटिव पे लग के यहां तक पहुंच सकेगा, नहीं। तो जब यहां तक नेगेटिव नहीं पहुंचेगा तो इसका मतलब क्या है, ये बल्ब नहीं जलेगा। अच्छा, पॉजिटिव का टर्मिनल यहां से होता हुआ इधर पहुंचेगा, यहां पे पॉजिटिव मिल जाएगा। नेगेटिव का इधर पहुंचेगा, नेगेटिव इधर का पॉजिटिव इधर पहुंच रहा होगा, तो बताइए ये पूरा एक सर्किट कंप्लीट कर रहा होगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये B3 जलेगा, B4 जलेगा, लेकिन B2 नहीं जलेगा अगर B1 को रिमूव कर देते। तो B1 को रिमूव करता हूं, सिर्फ ये दोनों जल रहे होंगे, तो सब तो रिमूव नहीं हुए ना, तो B1 जो है वो सही काम नहीं करेगा। अगर मैं B1 को रिमूव करता हूं तो सारे ऑफ नहीं होंगे। अब देखिए भाई दूसरा रिमूव करके देखते हैं। देखें भाई,
अगर मैं B2 को रिमूव करता हूँ, इसको मैंने उड़ा दिया, यहाँ से क्रॉस कर दिया, ये डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने, तो अब बताइए करंट यू तो फ्लो कर जाएगा इस लूप में, तो ये वाला बल्ब भी जल जाएगा, ये वाला भी बल्ब जल जाएगा, लेकिन करंट चूंकि यहाँ नहीं आ पाएगा, लिहाजा ये वाला बल्ब क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जल रहे होंगे, इसको हटाने के बाद सिर्फ ये वाला बंद होगा, तो अभी सारे तो बंद नहीं हुए ना, तो इसका मतलब क्या है कि B2 को हटाने पर भी हमारे पास डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें कोई एक ऐसा बल्ब हटाना है जिसके हटाने से तमाम बल्ब जो हैं वो क्या हो जाए, ऑफ हो जाए, तो B2 भी नहीं हुआ। अब हमने कौन सा करना है, B3। अब देखिए भाई, अब हम आते हैं B3 पे। अगर मैं B3 बल्ब को यहां से रिमूव कर दूं, हाँ बेटा। सर नोमान जी मिस। सर टाइम अप हो रहा है सर। हाँ 25 हुए हैं, अभी 5 मिनट है इनके पास, बस ये एंड के ऊपर है, लास्ट है। अच्छा हाँ ठीक है मिस। अच्छा देखिएगा मेरा बेटा, B3 पे आए। अब यहां पे देखिए, अगर मैंने इधर से डिस्कनेक्ट कर दिया इसको, तो करंट यहां से इधर फ्लो नहीं करेगा, लेकिन करंट जो है वो यहां से इधर जाके यहां से घूम के इधर आ जाएगा। तो जब करंट ये वाला पाथ फॉलो करेगा तो B2 भी ग्लो करेगा, B1 भी ग्लो करेगा और B4 भी ग्लो करेगा, B3 ग्लो नहीं करेगा। देखिए ना, यहां पे करंट नहीं आएगा, लेकिन ये वाला पाथ तो मिल रहा होगा ना करंट को। जब ये वाला पाथ मिलेगा तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ B3 ग्लो नहीं करेगा, बाकी सारे ग्लो कर रहे होंगे, तो C भी हमारे पास क्या होगा, रॉन्ग होगा। अब लास्ट देख लें कि अगर मैं B4 को रिमूव कर दूं तो क्या होगा। देखिए अगर हम B4 को रिमूव करें तो देखिए B4 का मतलब क्या है कि मैं ये वाला जो सर्किट है, ये वाला सर्किट, इसको यहां से डिस्कनेक्ट कर दूं। अभी बताओ पॉजिटिव से नेगेटिव, क्या ये वाला साइकिल मुकम्मल हो सकेगा? नो, क्योंकि यहां तक तो आ जाएगा, B3 उस वक्त जलेगा जब ये वाली चीज को नेगेटिव मिलेगा। बताइए पहला साइकिल मुकम्मल हो रहा है? नो। तो इसका मतलब क्या है कि B3 ग्लो नहीं करेगा। दूसरा साइकिल देखिए, यहां से सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, यहां पे आके क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे B2 और B1 को ये वाला नेगेटिव जो है वो इसकी वजह से नहीं मिल सकेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये भी ऑफ रहेगा, ये भी ऑफ रहेगा, ये भी ऑफ रहेगा और ये भी ऑफ रहेगा। तो अगर मैं B4 को निकालता हूं तो तमाम बल्ब जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, B4 होगा। सही। तो इसको यहीं तक रखते हैं बेटा, नेक्स्ट टाइम फिर आगे हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेश्चन करना हो तो कर सकते हैं आप, बाकी ये है कि हम इसको एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हाँ मेरा बेटा, कोई क्वेश्चन है? नहीं है, चलें फिर हम इसको लीव करते हैं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।